हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। स्पेशली आप एक स्टूडेंट है जो कि ऑब्वियस सी बात है इस चैनल से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप एकेडमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप हो सकता है बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th 12th के स्टूडेंट हो, या फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, बीबीए के, बीकॉम के, बीएससी के, बीए के, एमबीए के छात्र हो। देखिए कहीं ना कहीं आपको अच्छा लिखना जरूरी है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, राइट, जितना भी आपने स्टडी करा है उसको अच्छी तरीके से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट करना चीजों को पढ़ने से ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं। तो क्या है प्रेजेंटेशन सीक्रेट ऑफ अ टॉपर। टॉपर कैसे ठीक ठाक पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाते हैं। आज के वीडियो में टॉप 10 टिप्स, ठीक है, मैं आपके साथ कम से कम नहीं तो 30 टिप्स डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मैंने उनको रिफाइंड कर कर ये 10 टिप्स आपके साथ शेयर करी है। एक भी टिप्स आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आप मिस कर देंगे अगर एक भी टिप आपने मिस करी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड या टिप्स या टूल, जो भी आप इसको बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजी भी आप इसको बोल सकते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज यूज ऑफ अ फैमिलियर पेन। मैंने खुद ने पेन इस्तेमाल नहीं करा अभी, मतलब पेन सेलेक्ट नहीं करा। चलिए अब हमने पेन सेलेक्ट कर लिया है। यूज ऑफ अ फैमिलियर पेन, दैट सिंपली मीन्स, देखिए होता क्या है कि जब भी हम बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाते हैं या फिर अपना फाइनल एग्जामिनेशन हो, 9th या फिर 11th में हो आप, या फिर आप कॉलेजेस में हो, तो हम हमेशा से वो पेन इस्तेमाल करने की सोचते हैं जो कि सबसे सुंदर हो, सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉस्टली हो, है ना। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम उस पेन को हमने पहले कभी यूज नहीं करा। बिल्कुल नया नवेला पेन होता है वो, उसकी हमने जो टिप होती है वो भी हमने निकाली नहीं होती है। बिल्कुल नया नवेला पेन हम एग्जामिनेशन के लिए लेके जाते हैं, जिससे हमें कुछ भी आइडिया नहीं है वो लिखेगा कैसा। और मेजोरिटी ऑफ द नया पेन जो आप यूज करते हो एग्जामिनेशन में, एक तो बहुत भारी होता है, ऊपर से भारी नहीं भी है तो आप उसका जो ढक्कन होता है, कैप जो होती है, वो आप पीछे लगा लेते हैं, उससे और ज्यादा हैवी हो जाता है। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। देखिए सिंपल सोबर रखेंगे हम हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन को, तो उसके लिए क्या करना है, वही पेन का इस्तेमाल करना है जो पेन आप प्रैक्टिस में करते हैं, घर में यूज करते हैं, जिससे आपको लिखने की काफी ज्यादा टाइम से आदत है। कोई भी नया नवेला पेन हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। और इसका यह मतलब भी है कि हमें प्रैक्टिस भी अच्छे पेन से करनी है। देखिए पेन ऐसी चीज है जिसमें इन्फ्लेशन अभी इतना हावी नहीं हुआ है। 5 और 10 रुपए में बहुत ही शानदार पेन आ जाते हैं। तो 2 रुपए 1 रुपए का पेन यूज करना थोड़ा सा अवॉइड करिए, ठीक है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइए खुद में, ठीक है। आप हजार 2,000 चीजें की कीमत की, मतलब आइटम परचेज करने से पहले आप सोचते नहीं है। तो पेन के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। 5-10 रुपए के बहुत ही बढ़िया पेन आते हैं, उनसे ही प्रैक्टिस करो और उनसे ही आपको फाइनल एग्जामिनेशन में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर एनुअल एग्जामिनेशन हो, आपको उन्हीं से लिखना है, राइट। तो ये गलती मत करना कि आप प्रैक्टिस किसी और से कर रहे हैं और वहां फाइनल एग्जामिनेशन में जाके किसी और पेन। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हमें जब हमारा एग्जामिनेशन टाइम होता है ना, हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि वही पेन हम प्रैक्टिस में भी हमने 150-200 क्वेश्चन लगा लिए हैं उसी पेन से, और वही पेन हम फाइनल एग्जामिनेशन में भी यूज कर रहे हैं। तो एक फेमिलियर एनवायरमेंट रहता है, कुछ भी नयानेस नहीं है, न्यूनेस नहीं है, राइट। तो हमें वो एंग्जाइटी, जो नर्वसनेस होता है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है, राइट। ये ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी है, सोचा सबसे पहले ही ये कवर कर लो, यूज ऑफ अ फेमिलियर पेन। और थोड़ा सा पेन लेने का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसा पेन लेना चाहिए। 5-10 रुपए का ठीक ठाक पेन आ जाते हैं, तो आप वो यूज कर लीजिए। थोड़ा ज्यादा हैवी लेना है आपको, 15-20 रुपए का, इट्स ऑल अप टू यू। लाइट होना चाहिए, ठीक है। और जो ग्रिप होती है वो ज्यादा फिसलने वाली ग्रिप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपको बार बार पसीना पोंछना पड़ेगा। कई बच्चों के हाथों में बहुत जल्दी ज्यादा पसीना आते हैं, तो वो आपको एक हैंकी अपने पास रखना पड़ेगा, हैंडकरचीफ आपके पास रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लाइट पेन इस्तेमाल करिए, और कभी भी कैप जो ऊपर उसके प्लेस मत करिए। इससे क्या होता है, पेन हैवी हो जाता है। कैप को जेब में, पॉकेट में, साइड में रख सकते हैं और फिर आप लिखने लग सकते हैं, राइट। चलिए पहले पॉइंट के ऊपर काफी ज्यादा लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन जरूरी था, लाइफ टाइम के लिए है ना ये सारी चीजें, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम में आपके काम आएगी, ठीक है। चलिए कॉन्फिडेंट सेक्शन फर्स्ट। हमेशा की तरह अप्रोच क्या रहेगी कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना है हमें शुरुआत से ही
कि भैया हमारे ही कॉपी को जो एग्जामिनर है टॉपर की कॉपी समझे, क्योंकि उसके पास कोई क्राइटेरिया तो है नहीं हमें जज करने का। कैसे वो जज करेगा? शुरुआती 3 से 4 पेज वो पढ़ेगा और वहां से आइडिया लगा लेगा। ठीक है, मैं भी जब कॉपी चेक करता हूं तो यही करता था। ठीक है, तो क्या करता था, 3 से 4 पेज मैंने पढ़ लिए, मुझे आइडिया हो जाता था कैसा है बच्चा। अब उसी फ्रेमवर्क से हम पूरी कॉपी फिर चेक करते हैं। तो हमेशा जिस सेक्शन में आप कॉन्फिडेंट है, वेदर इट इज ए, बी, सी, डी, जो भी आपके सेक्शन है, जो भी सेक्शन में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ज्यादा लंबा लिख सकते हैं आंसर को, वो सेक्शन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। और कोशिश करिए कि या तो ए बी सी डी अटेम्प्ट करें या फिर डी सी बी ए आप अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी कॉपी चेक करना। समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? शुरुआती 3 से 4 पेज अपनी कॉपी के बेस्ट लिखने हैं। कुछ भी सोच के मत लिखो, जो भी याद चीजें हैं वो हमेशा शुरुआती 3 से 4 पेज में लिखो। अंडरलाइन करो, हेडिंग वाले पॉइंट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करो। सारी जितनी भी अच्छी चीजें हैं आपको शुरुआती पेजेस में दिखानी है टू द एग्जामिनर, राइट। चलिए, हाईलाइट व्हाट्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीज आप लिख रहे हो, हेडिंग है तो अंडरलाइन करो, सब हेडिंग है तो अंडरलाइन करो, कोई पॉइंट लिख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट लिखा उसको अंडरलाइन करके उसके अंदर का जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, राइट। इससे होता क्या है, देखिए, आप अंडरलाइन कर हाईलाइट कर टीचर को बोल रहे हो भैया सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये माइक्रोस्कोप लेकर या वो लेजर लेकर सब कुछ चीजें, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वहां पर फोकस करो और आगे बढ़ो। और कॉपीज भी तो आपको चेक करनी है। तो हाईलाइट क्या काम करता है हमारा? हाईलाइट काम करता है कि वो एग्जामिनर को पूरी कॉपी को चेक करने से रोकेगा, क्योंकि अगर उसने एक एक चीजें चेक कर ली ना तो मिस्टेक वो ढूंढ कर ही रहेगा। अगर एग्जामिनर ने आपका एक एक वर्ड चेक करने बैठ गया तो वो मिस्टेक ढूंढ कर ही रहेगा। तो हाईलाइट क्या करता है? हाईलाइट उसको बोलता है भैया 4 चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस आंसर से रिलेट करती है, इस क्वेश्चन से रिलेट करती है, उसको देखो और आगे बढ़ो। समझ में आ रही है बच्चा? हाईलाइट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पूरा आंसर को हाईलाइट कर दिया तो हर चीजें पढ़ेगा। पॉइंट में जो पूरा जो पैराग्राफ है आपका, 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ लिखा है आपने एक पॉइंट के अंदर, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पूरे पैराग्राफ को 3 से 4 लाइन को सिग्निफाई कर रहा है वो आपको अंडरलाइन करना है। या फिर ये जो आपने हेडिंग लिखी है, पॉइंट की हेडिंग, उसको आपको अंडरलाइन करनी है। यस और नो? बहुत ही ब्रिलियंट ट्रिक है। या फिर मैं बोलूं अपने मैं एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा रहा हूं कि ये हम देखते हैं, हमें टाइम नहीं होता कि हर एक चीज हम चेक करें कि भैया ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये वर्ड कैसा लिखा है, ये लाइन कैसी लिखी है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना 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 ना। इंग्लिश की कॉपी में जो नोटिस वगैरह होता है, लेटर वगैरह होता है, वहां पर ये एक एक चीजें चेक करी जाती है। वो भी बहुत रेयर ही एग्जामिनर करते हैं, लेकिन हर कॉपीज में ये सारी चीजें एक एक चीजें चेक नहीं होती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट। चलिए, अच्छा, मिथ ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कई एग्जामिनर बोलते हैं कि भैया अच्छी राइटिंग में लिखो। अब राइटिंग ही अच्छी नहीं है तो हम क्या करें? और देखिए, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो ये आपको समझनी है, ठीक है। करना क्या है? करनी सिर्फ हमें 2 से 3 चीजें हैं। पहला क्या करना है? पहला हमें थोड़ा सा बड़ा लिखना है। मैंने देखा है जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती वो ज्यादा घचड़ पचड़ लिखते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखो और स्पेस दे के लिखो, ठीक है। और तीसरा, एरर कम करो। बस ये 3 चीजें अपना लो। थोड़ा सा लॉन्ग लिखो, लॉन्ग इन द सेंस है मतलब बड़ा लिखो, ठीक है ना। हाइट जो है वर्ड्स की थोड़ी सी बड़ी लिखो, ठीक है। ये फॉन्ट है 18 फॉन्ट है, इसको मैं 11 या 8 फॉन्ट में भी कर सकता था लेकिन वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, हमें थोड़ा सा वर्ड को बड़े लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देना है वर्ड्स के बीच में, और गलतियां कम करनी है। गलतियां कम करनी है। गलतियां कम कैसे होगी? जब आंसर हमें याद रहेगा, जब हमने रिवीजन ज्यादा करा होगा। एक और चीज बता दूं, जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना कम आपको हर आंसर के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या पॉइंट लिखूं, ये पॉइंट हो गया। समझ में आ रही है? कई टॉपर्स होते हैं ना, पेपर शुरू हुआ, नीचे मुंडी करी और सीधा लिखने लिखने लिखना 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 लिखना, एंड ऑफ द पेपर हुआ तब वो छोड़ते हैं। क्यों? रिवीजन ही इतनी बार करा है। आपने तो एक बार रिवीजन कर लिया और सोच लिया भैया सब कुछ आ गया, हमें दिक्कत ये होती है। फिर क्या होता है, हर पॉइंट के बाद हमें सोचना पड़ता है नेक्स्ट लाइन क्या लिखे, नेक्स्ट लाइन क्या लिखे। तो रिवीजन
मेक्स राइटिंग इजी फॉर यू, राइट। चलिए 3 चीजें करनी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा लिखो, स्पेस ज्यादा दो वर्ड्स के बीच में, और गलतियां कम से कम करो। टू बी ऑनेस्ट टीचर को कोई अच्छी हैंडराइटिंग नहीं चाहिए। कभी कभी अच्छी हैंडराइटिंग वो डिसएडवांटेजेस बन जाती है, क्योंकि हर चीज लिखी हुई आपकी दिख रही है तो टीचर को गलतियां इजीली दिख जाती है। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बोर्ड वगैरह में भी अगर आपकी एक नॉर्मल भी हैंडराइटिंग है तो आपके फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं, और लिखवा के ले लो मुझसे। करना क्या है आपको, एग्जामिनर को हैंडराइटिंग से मतलब नहीं है, उसको है कि भाई जो लिखा हुआ है वो समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट। समझ में कैसे आएगा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा स्पेस और एरर कम से कम। सिंपल हो रहा है। चलिए देखिए, मैं फ्लावरी लैंग्वेज नहीं करता, जो रियलिटी है ना उसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूं। राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 1 पेज लिखने का कोई मतलब नहीं है बच्चा। मार्क्स कितने मिलने वाले हैं आपको, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 मार्क्स अगर आपको मिलते तब तो 10 पेज लिखो, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे सिर्फ 1 मार्क्स, तो 2 से 3 लाइन से ज्यादा मैक्स आपको नहीं लिखना है। 2 लाइन का अगर आंसर है तो आपको 3 से 6 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 या 1.5 पेज से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 6 मार्क्स का है तो 2 पेज से ज्यादा या 2 से 2.5 पेज से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ये मैक्सिमम वर्ड लिमिट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो हमें हमेशा, इससे होगा क्या, हमेशा कभी भी आपका पेपर छूटेगा नहीं। हमेशा पेपर सेट कैसे होता है, पेपर हम सेट करते हैं 50, 30, 20 के नियर अबाउट, ठीक है। 50% ईजी, 30% थोड़ा सा एवरेज, 20% डिफिकल्ट रखते हैं। ये सारा पेपर हम ऐसे सेट करते हैं कि 15 मिनट पहले हो जाए। ये तभी हो पाएगा जब आप वर्ड लिमिट को अडहेयर करोगे, फॉलो करोगे। 1 मार्क्स का तो 1 मार्क्स ही मिलेंगे, उसको 1 मार्क्स के जितनी ही इंपॉर्टेंस दो। 6 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 मार्क्स के जितनी ही इंपॉर्टेंस दो। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 लाइन लिखोगे तो कितना मिलेगा, 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिलेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो हमें एक तो हर सेक्शन की एक लिमिट पता होनी चाहिए, हमें कितना टाइम देना है। अब एक सेक्शन है जिसमें ए सेक्शन है, मान के चलो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये 15 मिनट से ज्यादा मुझे टाइम नहीं देना। तो आपको एक तो हर सेक्शन का टाइम पता होना चाहिए, इफ इन केस आपका पेपर छूटता है। ताकि होगा क्या, अगर आपका मान के चलो आपने सेट कर रखा है कि ए सेक्शन मेरा 15 मिनट पे हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ, टाइम 15 मिनट से ज्यादा हो गया, वो सेक्शन ही छोड़ देना, बी सेक्शन में आ जाओ। इससे होगा क्या, आप अदर सेक्शन आपके छूटेंगे नहीं। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो डी सेक्शन कभी कभी पूरा छोड़ देते हैं या छूट जाता है। क्यों, क्योंकि वो ए, बी और सी में इतना एंगेज रहे थे, उनको इतना अच्छा लिखने में बिजी थे कि उनको टाइम ही नहीं मिला डी सेक्शन करने का। ये गलती आपको अवॉइड करनी है। हर सेक्शन का टाइम आपको पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन का नहीं भी तो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है वो। इतना आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है, कि हर क्वेश्चन का वो आपको कॉम्पिटिशन एग्जामों में खेलना है। हर क्वेश्चन वहां पर 1 मिनट से कम में आपको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, एकेडमिक्स में इतना हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन के जो टाइम है वो आप सेट कर लो, उसके हिसाब से आपको पेपर सेट करना है, ठीक है। चलिए, अगेन नेवर कंफ्यूज द एग्जामिनर। कोई भी एग्जामिनर हो, मेल फीमेल जो भी हो, जो भी आपके टीचर हैं, उनको है ना, एक तो आप जानते नहीं हो ना, तो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखो तो ही बढ़िया है। उनको जितना इरिटेट करोगे, कंफ्यूज करोगे, वो तुम्हारे लिए, कॉपी के लिए अच्छा नहीं है। तो कंफ्यूज मत करो, जितना हो सके सिंपल लिखो, जो आपकी एक्चुअल राइटिंग है उसमें लिखो, ठीक है। सुंदर है तो सुंदर है, खराब है तो खराब है, जैसे मैंने आपको बताया। बड़ा लिखो, थोड़ा सा गैप देके लिखो, एरर कम करो, और उनको कंफ्यूज मत करो। सेक्शन ए में मान के चलो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, तुमने सेक्शन ए अटेम्प्ट करा है ना, तो सेक्शन का नाम लिखा है, सबसे बड़ी गलती। बताओ तो सही टीचर को कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन का नाम सबसे पहले लिखो, ठीक है। 1 से 10 तक अगर सेक्शन ए में तुम्हारे क्वेश्चन है तो बच्चे क्या करते हैं, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्यों इरिटेट कर रहे हो टीचर को इतना? या तो 10, 9, 8, 7, 6 सीधा करो, नहीं तो सेक्शन ए लिख लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करने का करो ना। अगर मान के चलो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं भी आता और 1, 2, 3, 4 या आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जगह छोड़ दो ना। 1 मार्क्स का है, कितनी, 3 लाइन छोड़ दो बस। यस और नो? तो टीचर को कंफ्यूज तो नहीं करोगे, और बाद में जब 15 मिनट बचेंगे तो आग क्वेश्चन पेपर में राइट कर दो। राइट मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, या एक साइन लगा दो माइनस का कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है, जब भी टाइम मिलेगा मैं वापस आकर यहां पर करूंगा।
क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन छोड़ते हो उसके आगे माइनस लगा दिया करो, ताकि ये आपको पता लग सके कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, इसके लिए जगह मैंने छोड़ी है। ये अच्छी टिप है ना, फॉलो करो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना एग्जामिनर को, सेक्शन लिखो और हमेशा पहले तो सेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। सेक्शन हमेशा ना, अगर मान लो 20 सेक्शन है, 11 से लेकर 18 तक तुम्हारे क्वेश्चन है, तो 11 से 18 ही अटेम्प्ट करो, 11, 12, 13, 14, 15 सेक्शन में इधर उधर कर सकते हो। अगर वो भी और इजी करना है, मतलब एक ब्रिलियंट इंप्रेशन देना है एग्जामिनर को, तो हमेशा की तरह या तो A, B, C, D सेक्शन अटेम्प्ट करो, मतलब इस सीक्वेंस में, या फिर D, C, B, A सेक्शन अटेम्प्ट करो इस सीक्वेंस में। बस ये दो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है, मान के चलो डी के अंदर क्वेश्चन है 25 से लेकर 29, इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं, 25, 26, 27, 28, 29। कोई नहीं आ रहा तो जगह छोड़ दो, कंफ्यूज मत करो। सी सेक्शन में सीक्वेंस है, बी सेक्शन में सीक्वेंस है। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, चलिए आंसर, लॉन्ग आंसर एप्रोप्रिएटली। एप्रोप्रिएटली मतलब होता है बच्चा जो भी रिक्वायरमेंट है, फ्लो चार्ट बनाओ। डायग्राम यहां पर रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, 1 मार्क्स के आंसर में डायग्राम बना के आ रहे हैं भैया, 20 मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। ठीक है, जहां पर भी डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं भी है तब भी बनाओ। फ्लो चार्ट, पॉइंट्स के फ्लो चार्ट बनाओ ना, हेडिंग लिखो, पॉइंट्स के फ्लो चार्ट बनाओ। ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया इसके नीचे ये, ठीक है ना, ऐसे फ्लो चार्ट बना लो, पॉइंट्स के फ्लो चार्ट बना लो। इससे होगा क्या, एक तो पेज भरेंगे आपके, दूसरी चीज क्या होगी, एक इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। हमेशा लॉन्ग आंसर को एप्रोप्रिएट ट्रीट करो, क्योंकि वहां से आपका इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम जहां पर भी रिक्वायरमेंट है बनाओ, फ्लो चार्ट जहां पर भी रिक्वायरमेंट है बनाओ, और अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, सारी चीजें लॉन्ग आंसर में करनी है। तो लॉन्ग आंसर को हमें एप्रोप्रिएटली ट्रीट करना है, अच्छे से ट्रीट करना है, ताकि वहां पर अगर फुल आउट ऑफ फुल आ गए, पहले मैं बता रहा हूं, अगर आपने लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करें और वहां पर फुल आउट ऑफ फुल ले लिए, तो शॉर्ट में फुल आउट ऑफ फुल लेने बहुत ही इजी होते हैं। यस, चलिए अवॉइड मेकिंग एरर्स। एरर्स आपको अवॉइड करने हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मान के चलो आप कोई भी चीज लिख रहे हो, ठीक है, कंफ्यूजन लिख रहे हो, ठीक है, कंफ्यूजन की जगह आपने ये लिख दिया, ठीक है, वर्ड यहां पर कंफ्यूजन है, ON आना चाहिए, लेकिन आपने EN लिख दिया, तो आप काटते हो और फिर एक ही वर्ड गलत होने से आप पूरा काट के ठीक लिखते हो। कौन देख रहा है ये इतना सा वर्ड आपका? क्यों टीचर का ध्यान वहां पर दिला रहे हो कि मुझे सिर्फ कंफ्यूजन की वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती? ठीक है, तो अननेसेसरी काटना बंद करो। कोई मेजरली पूरी लाइन ही गड़बड़ हो जाए, तब एक सिंपल सा, मान के चले ये है, तो सिंपल सा एक सीधी लाइन खींच दी हमने, सिंपल सा। अननेसेसरी टीचर का ध्यान वहां पर मत दिलाओ। और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या करते हैं पता है, फनी है ये, काट कर भी, मतलब गलती कर दी, काट कर भी और फिर भी गलत लिखेंगे। काट कर भी फिर भी गलत अगर आपने लिख दिया, कई डेट्स वगैरह में करते हैं, 1956 होता है, काट कर 1952 करेंगे, अरे ये भी गलत कर दिया तो भैया खत्म है तुम्हारा इंप्रेशन टीचर के आगे। ठीक है, तो अननेसेसरी काटना बंद करो, और काटना है तो एक नॉर्मल इंसानों की तरह काटो, है ना। कई बच्चे तो पूरी कॉपी को सोच लेते हैं कि भैया कहीं से भी उसको दिखना नहीं चाहिए मैंने गलती से क्या लिख दिया था। ऐसा भी नहीं करना है। काटने की बारी आती है, अगर 2 या 3 वर्ड एक साथ गलत लिख दिए, तब देन यू हैव द राइट टू डिलीट। ठीक है, उसको काटो। अगर एक ही वर्ड, बीच में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एक वर्ड की, अवॉइड करो, कोई नहीं देख रहा, एक एक वर्ड कोई नहीं पढ़ रहा, टाइपराइटर लेके या फिर कोई माइक्रोस्कोप लेकर आपका कोई कॉपी चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अननेसेसरी एरर्स करना अवॉइड करो, सोच के लिखो। सोच के लिखोगे तो कम एरर्स लिखोगे, और अगर आपको एरर्स कम लिखने हैं तो अगेन रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कम से कम अगर आपने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया, लिख के ले लो मुझसे, आपकी 90% मिस्टेक अवॉइड होने लग जाएंगी, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा ना। आपके हाथ यूं चलेंगे फ्लो में, रुकेंगे ही नहीं आपके हाथ, क्योंकि आपने रिवीजन ही इतना कर रखा है। रिवीजन जितना कम करोगे उतना एक वर्ड लिखोगे, द सिंपल क्या था ट्रे, फिर ये काटोगे, फिर ये लिखोगे, फिर काटोगे, रिवीजन। ठीक है, जितना ज्यादा रिकॉल आपकी पावर इंप्रूव होगी उतना ज्यादा बेटर आप कर पाओगे। यस और नो? चलिए पॉइंट नंबर 9, मेंटेन अ डिसेंट पेस। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें स्लो नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा हमें फास्ट नहीं लिखना है,
एक डिसेंट पेस को मेंटेन करके रखो। जैसे मैंने बताया हर सेक्शन का आपको पता होना चाहिए कितना टाइम मुझे हर सेक्शन पे देना है, और इसके शुरू के 15 मिनट जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वहीं से भी ये टोन सेट होती है हर सेक्शन का। जैसे मान के चलो आपको पहले अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए, तो सेक्शन ए आपने 15 मिनट में पूरा पढ़ लिया है, तो आपको 15 मिनट नहीं लगने वाले, 7 से 8 मिनट में सेक्शन ए कर लोगे। अगर आपने सेक्शन डी 15 मिनट में, शुरू के 15 मिनट में पढ़ा है, तो आप इतना टाइम नहीं लगाओगे ये डिसाइड करने में कि और में जो ऑप्शन में चॉइस है उनमें से कौन सा अटेम्प्ट करूं, क्योंकि वो आपने पहले 15 मिनट में ही सोच लिया है। तो हमें ज्यादा स्लो नहीं लिखना है, इससे पेपर छूटने की वो बढ़ जाती है, और ज्यादा फास्ट करके या पेपर जल्दी खत्म करके कोई हमें अवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो एक डिसेंट पेस मेंटेन रखो। अगर एक डिसेंट पेस मेंटेन रखोगे तो इजीली आपका पेपर 15 मिनट पहले हो जाएगा। डिसेंट पेस मेंटेन रखने के लिए, आप पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए वर्ड लिमिट को अडेयर करना जरूरी है। जैसे अब मैंने बताया ना, ये वर्ड हो गया, ठीक है। वर्ड लिमिट जैसे मैंने बताया ना, टीचर पेपर ही ऐसे सेट करता है जहां पर 15 मिनट पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो यही वजह है, या तो ज्यादा स्लो लिखते हो या जरूरत से ज्यादा फास्ट लिखते हो, और उसके चक्कर में बहुत गलती कर देते हो, पूरा आंसर आपको काटना पड़ता है, वापस से नया आंसर लिखना पड़ता है, या फिर वर्ड लिमिट को आप अडेयर नहीं करते हो। ये 2-3 चीजें हैं जो कि आपका पेपर छूटने का मेन रीजन है। तो एक डिसेंट पेस मेंटेन करके रखो। आपको हर सेक्शन पता होना चाहिए कि यार ये सी सेक्शन है, एटलीस्ट ये तो पता करके जाओ कि कितने सेक्शन आ रहे हैं, राइट। ए बी सी डी जितने भी आपके सेक्शन आ रहे हैं, सी सेक्शन मुझे 30 मिनट में करना है। प्लीज भगवान के लिए एक घड़ी लेके जाया करो, क्योंकि हर रूम में घड़ी हो जरूरी नहीं है। घड़ी जो वॉच है सामने रख लो, अगर हाथ में नहीं पहननी है, कंफर्टेबल नहीं हो, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो ना। अगर सी सेक्शन 30 मिनट में करना है तो 30 मिनट में करो। अगर आपको लग रहा है कि यार लेट हो रहा है, स्पीड बढ़ाओ, टाइम से चल रहा है, डिसेंट स्पीड मेंटेन करके रखो। हो रहा है क्लियर? और देखिए, इन केस आपका पेपर फिर भी ये सारी चीजें करने के बाद फिर भी छूट ही जाता है, तो एक एडवांस प्रो टिप सुन लीजिएगा। पहले लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करा करो, क्योंकि अगर इन केस लास्ट के 5 से 10 मिनट ही बचते हैं और फिर आप लॉन्ग आंसर या सेक्शन डी अटेम्प्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर्स का होता है, तो वैसे ही बहुत ज्यादा पैनिक होगा, बहुत ज्यादा डर होगा कि यार अब तो लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करोगे। इसलिए हमेशा लॉन्ग वगैरह पहले ही अटेम्प्ट कर लिया करो। शॉर्ट मान के चलो आपका सेक्शन ए आपका लास्ट में है और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और हर क्वेश्चन एक ही मार्क्स का तो है। सेक्शन ए अगर अटेम्प्ट करोगे जिसमें 10 क्वेश्चन हैं और सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं, तो कम से कम 5 से 6 तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, या 10 मिनट में 10 भी कर सकते हो, क्योंकि 1 से 2 लाइन ही तो आपको लिखनी है। इन केस छूट भी गया, 6 ही अटेम्प्ट कर पाए, तो 4 मार्क्स का ही तो जाएगा आपका, 4 मार्क्स से तो कटेंगे। यहां पर 2 क्वेश्चन छूट गए 6-6 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स आपके छूट गए। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए जिनका पेपर छूट जाता है, स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, या किसी भी रीजन से आपका पेपर छूट जाता है, तो हमेशा लॉन्ग जो है डी सी बी पहले अटेम्प्ट कर लो, सेक्शन ए बाद में करो, कि इनकेस छूट भी जाता है तो कम मार्क्स का छूटेगा। यस और नो? चलिए, लिविंग क्वेश्चन इज अ क्राइम। हमेशा से बचपन से, जब छोटे थे ना, टीचर नहीं आप, तब से टीचर बोलते हुए आ रहे भैया क्वेश्चन मत छोड़ो। देखिए, मैं जब कॉपी चेक करता था, ठीक है, क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 5 बच्चे फेल होते हैं, नियर अबाउट इतने ही बच्चे फेल होते हैं आजकल, मेजर 100% रीजन क्या था? कोई भी टीचर, एक तो हमें देखो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि भैया फेल मत करना बच्चों को, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी 5 बच्चों को फेल करना पड़ता था। रीजन क्या था? रीजन सुन लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। रीजन ये था कि हम कैसे पास करें उनको, लिख के ही वो 5 पेज आए। हर पेज में अगर हम 10-10 मार्क्स दे देंगे, ठीक है, मान के चलिए 200 मार्क्स का नहीं, मान के चलो 100 मार्क्स का ही पेपर है, ठीक है, और वो 5 पेज लिख के आए हैं, ठीक है, और 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स के अटेम्प्ट करे हैं, तो भैया कुल मिला के उनके 36 मार्क्स हो ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे करें? अगर हम हर क्वेश्चन में भी उनको फुल आउट ऑफ फुल दे देते हैं, तब भी उनके 36 मार्क्स नहीं हो पाते हैं, तो हम कैसे उनको पास करें? अब उनके बिहाफ में हम तो लिखेंगे नहीं उनके लिए आंसर, ये इलीगल है, ये सख्त मना है। तो मेजर रीजन बच्चों का ये होता है कि बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए मैं कह जाता हूं भैया लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ। कुछ भी से क्या मतलब है? कुछ भी से मतलब है जो भी क्वेश्चन होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको अच्छे से, 2, 3, 4, 5 बार आइडेंटिफाई करना है कौन से चैप्टर से है। सिर्फ यही पता लग रहा है कि कौन से चैप्टर से है, चैप्टर के बारे में कुछ भी लिख के आ जाओ। और अगर चैप्टर के बारे में पता करने के बाद ये भी पता लग रहा है कि यार इस टॉपिक से है, उस टॉपिक के बारे में लिख के आ जाओ।
सबसे बढ़िया क्या है, चैप्टर पता लग जाए, चैप्टर के बाद टॉपिक पता लग जाए, टॉपिक के बारे में कुछ भी लिख के आ जाओ। मान के चलो टॉपिक पता नहीं लग रहा तो एटलीस्ट चैप्टर के बारे में तो लिख के आओ। गाने वगैरह लिखना सख्त सख्त अवॉइड करता हूं, क्योंकि 10 में से 8 बच्चे पकड़े ही जाते हैं, 2 बच्चे एक्सेप्शन होते हैं। अगर पकड़ लिया तो जितने भी तुम्हारे राइट आंसर भी थे वो भी रॉन्ग कर देगा एग्जामिनर, फेल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख के आओ, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर टीचर को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भैया इतने मार्क्स से कम नहीं आ जाने चाहिए बच्चों के, तो वहां पर उसको बढ़ाने पड़ते हैं ना। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे ने 1 लाइन लिखी लेकिन 4 आउट ऑफ 4 देने पड़ते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट करा है तभी मिलेंगे। कई बार होता है ना रॉन्ग आंसर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं। किन बच्चों को आंसर मिलते हैं या मार्क्स मिलते हैं, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा होता है। तो अटेम्प्ट करो, कोई भी चीज छोड़ो मत। वो बात अलग है पेपर छूट जाए, लेकिन अगर टाइम है तो भैया अटेम्प्ट जरूर जरूर आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो डायग्राम हो, कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। यू नेवर नो किस अतरंगी सतरंगी टीचर के पास आपकी कॉपी जाएगी और वो कैसे चेक करेगा, उसका चेक करने का तरीका क्या होगा। कई लोग पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ पेज और हैंडराइटिंग देखकर भी मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, कई लोग हर एक चीज पढ़ते हैं, तो वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप क्यों रिस्क लें, हम तो अपनी तरफ से 100% देना। सब कुछ आता है, जो भी आता है, जो भी पता है, लिख के आओ। यस और नो। चलिए, तो ये 10 राज और सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। ठीक है, इन राज को अपने पास ही मत रखिए। अपना एक क्लोज फ्रेंड होगा, कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड होगा, उसके साथ बस आप शेयर कर देना। और उसके अगर 90% आती है और आपकी 90% आती है तो दोनों को दुख नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, उसको भी हेल्प करो ग्रो करने में। और ये सारे टिप्स ना अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में अपनाओ, और टाइम मिले एग्जामिनेशन ओवर होने के बाद तो इसी वीडियो के नीचे आकर मुझे एक बार बताना कि कितना हेल्प करें आपके इस टिप ने और कितने अच्छे मार्क्स आपके आए, क्या आप एग्जामिनर को इंप्रेस करने में सक्सेसफुल रहे या नहीं। राइट, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।